शिक्षक ऑनर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जयप्रकाश नारायण। आज हम जयप्रकाश नारायण के जीवनी, उसके संक्षिप्त परिचय, उसके समाजवाद, लोकतंत्र और समग्र क्रांति के सिद्धांतों को जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट, आज का जो वीडियो वो सिर्फ परिचय का रहेगा और फिर संक्षिप्त जीवन परिचय, इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का समाजवाद खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोकतंत्र भी उनका बहुत बड़ा टॉपिक है और साथ ही साथ समग्र क्रांति भी एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो उसके लिए मैं वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले आज जयप्रकाश नारायण की जीवनी के बारे में हम बात करते हैं। इसके तुरंत बाद हम जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की वीडियो को पब्लिश कर देंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और ये हिंदी का नोट्स है, जयप्रकाश नारायण का हिंदी में लिखा हुआ। अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जो भी नोट्स मैं यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से मैं चेक करवा लेता हूँ पहले, उसके बाद ही यहाँ पे मैं पब्लिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को और कहीं भी चेक करवाने या कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो आगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण। तो परिचय है, जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के प्रमुख प्रचारक तथा प्रवक्ता रहे हैं। वे एक समाज सेवक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी रहे हैं। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण जीवन यात्रा संघर्ष और साधना से भरपूर रहा है। वे भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। उनके स्वतंत्रता सेनानी होने के आज़ादी के बाद भी समग्र क्रांति में दिखाई पड़ती है। मतलब जयप्रकाश नारायण जो है एक विलक्षण प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनमें एक अद्भुत प्रतिभा थी। ठीक है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक समाजवादी भी थे। अब यहाँ पे आगे हम लोग के देखना है, चलिए आगे देखते हैं। तो उनका संपूर्ण जीवन भारतीय समाज की समस्याओं के समाधानों के लिए बीता। अब आते हैं उनके संक्षिप्त जीवन परिचय। आप इस जीवन परिचय को आप उनके जीवन के कार्यों के रूप में भी देख सकते हैं। ये सिर्फ जीवन परिचय नहीं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण किए गए कार्य जो है वो इस जीवन परिचय में ही उसे लिया गया है। अगर मैं सिर्फ जीवन परिचय लिखूं तो उसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएंगे, पर ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी, असहयोगी तथा भगवत गीता के दर्शन के अनुयायी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना, जहां उनका जन्म स्थान है, वहीं से प्रारंभ हुई। मैं बता दूं, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1979 1979 में हुआ। जब वे अमेरिका में, अब प्रारंभिक शिक्षा तो हो गई उनकी, जब वे अमेरिका में विद्या अध्ययन कर रहे थे उसी समय पूर्वी यूरोप के बुद्धिजीवियों, श्रमिकों से उनका संपर्क हुआ और फलस्वरूप वे मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, वो उनके प्रभाव में आए। उन पर एम एन रॉय की तिछ रचनाओं का भी प्रभाव पड़ा। उस समय एम एन रॉय जो थे वो साम्यवादी थे, मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी की रचना से वो भी प्रभावित थे और वो मार्क्सवाद का ही प्रचार कर रहे थे, तो ये उनकी रचनाओं से भी प्रभावित हुए। फिर वे 1942 के क्रांतिकारी आंदोलन में उन्होंने वीरोचित ख्याति प्राप्त कर ली। उन्हें हजारीबाग, अब वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, तो उन्हें हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंदी बनाकर रखा गया था। मतलब अंग्रेज जो, ब्रिटिश जो थे, जो भारतीय मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल रहे थे। उसमें इनको भी, जयप्रकाश जी को भी जेल में डाला गया था और वहाँ से वो भाग निकले हजारीबाग केंद्रीय कारागार से, और करीब 10 महीने तक वो बाहर निकल कर भी स्वतंत्रता संग्राम का संगठन करते रहे। लेकिन 1943 में लाहौर के एक रेलवे स्टेशन में इनको पुनः गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। अप्रैल 1946 में जब वे रिहा होते हैं तो गांधी जी उनका कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, उनका नाम। ठीक है, लेकिन जो वहाँ की कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद रहती है वो उसे स्वीकार नहीं करती है। और फिर क्या होता है, उसके बाद 1942 में ही वे 1946 में ही वे कैबिनेट मिशन योजना का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता यह थी कि भारत की संविधान सभा का चुनाव भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से करे, कहीं मनोनीत सदस्य ना हो। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो विरोध करते हैं। 1947 में आज़ादी के उपरांत जब भारत को आज़ादी मिल जाती है, किसी
किसी भी पद को उन्होंने प्राप्त करने का उत्साह नहीं दिखाया। वो चाहते तो किसी भी पद को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी पद को हासिल नहीं किया। स्वतंत्रता पश्चात बात हो गई, इन्होंने कांग्रेस से पद त्याग दिया। इनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया था और ये कांग्रेस से पद त्याग देते हैं और भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। बाद में इसी पार्टी को प्रजा समाजवादी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई ये पार्टी। उन्हें अपने राजनीति के क्षेत्र में बिताए गए अनुभवों के आधार पर, क्योंकि उनका लक्ष्य था सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर व्यवस्था की स्थापना करना, और ये उनका जो लक्ष्य था वो ये जो पार्टी है ये भी पूरा नहीं कर पा रही थी। तो उनका ठीक है, तो सत्ता पार्टी से भी उनका मोह भंग हो गया और अंततः उसे प्रजा समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दे दिया इस्तीफा 1954 में। 1952 में विनोबा जी के सर्वोदय से बहुत प्रभावित हुए थे। इससे 2 साल पहले ही विनोबा जी के सर्वोदय से वो बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रभावित क्या हुए, उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वोदय को समर्पित करने का निर्णय लिया। लगभग 20 वर्षों तक यह एक सर्वोदयी के रूप में रहे, एक सर्वोदय से जुड़े रहे। 1972 में मुजफ्फरपुर में नक्सल आंदोलन को समाप्त करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनके विचारों से प्रभावित होकर चंबल के लगभग 400 डाकुओं ने हथियार सहित इनके समक्ष समर्पण किया। तो समझ सकते हैं इनके विचारों में कितने भौतिक विलक्षण प्रकृति के व्यक्ति होंगे ये, कि इनके विचारों में इतनी शक्ति थी कि 400 डाकुओं ने हथियार सहित इनके समक्ष समर्पण किया, इनके विचारों से प्रभावित किए। अंत में उनका सर्वोदय से भी मोह भंग हो जाता है, क्योंकि वे उनके लक्ष्य सर्वोदय भी उनके लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद न्यायालय का एक जजमेंट आता है। वो जजमेंट क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सब जितने मैं पॉइंट्स को लिख कर बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सबको हाईलाइट कर दिया है जिस पॉइंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे 12 जून 1975 को इलाहाबाद न्यायालय का एक जजमेंट आता है जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्टाचार करने, धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया जाता है, जिसे कोर्ट सही ठहरा भी देती है। कोर्ट का फैसला आता है जिसे कोर्ट सही ठहरा देती है। अब देश के सारे विपक्षी नेता जजमेंट के बाद एकत्रित होते हैं, जिसमें जयप्रकाश जी भी शामिल होते हैं। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अन्य कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होते हैं। सभी मिलकर एक कार्यक्रम, एक मसौदा तैयार करते हैं कि किस प्रकार इंदिरा गांधी से माफ़ी मांगा जाए, मतलब इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग किया जाए। माफ़ी नहीं मांगना है, मतलब या तो इंदिरा गांधी से माफ़ी मंगवाना है लेकिन माफ़ी नहीं मांगना है। इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हैं और इस्तीफा अगर नहीं दे तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, किस तरह से आंदोलन किया जाए, ये चीज़ तैयार करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग कर आपातकाल लगा दिया, ठीक है, और सारे नेताओं को जो विपक्ष में थे उन्हें या तो नज़रबंद करवा दिया घरों में या फिर उन्हें जेल में डलवा दिया। ये सब 1977 तक चला। 18 जनवरी 1970 को देश में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, अगला चुनाव हुआ, इस चुनाव में जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से जनता पार्टी का गठन किया गया तथा उसमें जयप्रकाश नारायण ही ने बहुत अहम भूमिका निभाया। भले ही वो सामने प्रत्यक्ष रूप में उनके अध्यक्ष पद को नहीं चुनते थे, किसी भी पद को वो स्वीकार नहीं करते थे, बस उसमें शामिल रहते थे, ठीक है। प्रयासों से जनता पार्टी का गठन किया। अब आगे आते हैं। जनता पार्टी के विजय होने के पश्चात सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, लेकिन सरकार बनने पर फिर उन्होंने किसी भी पद को स्वीकार करना नहीं चाहा। करीब 2.5 वर्षों के उपरांत पार्टी की स्थिति को देखकर उन्हें निराशा होने लगी। वे समझ गए कि इस सरकार से भी सामाजिक आर्थिक स्तर पर नैतिकता की स्थापना संभव नहीं है। परंतु जयप्रकाश नारायण पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनता को उसकी शक्ति का एहसास करवाया। क्यों और कैसे, तो उनका ये कार्य वो समग्र क्रांति के दौरान भी करते हैं। चलिए आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। सत्ता परिवर्तन, देखो उन्होंने जनता को यह एहसास दिलाया कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। जो कांग्रेस जो प्रारंभ से चलती हुई सरकार है वो भी चेंज होकर एक जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, ये उन्होंने एहसास दिलाया। इसके पूर्व भी 5 जून 1974 में बिहार में जब लोगों में, छात्रों में शासन व सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष था, जब लोग व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करने लगे थे, तो जयप्रकाश जी ने छात्र संघ मोर्चा का नेतृत्व किया था। 15 महीनों तक जयप्रकाश जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यहीं से समग्र क्रांति की बात निकल कर आती है।
इस आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आंदोलन अपने निर्णायक अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो उनके जीवन से जुड़ी बातें जो उनके प्रयासों को दर्शाता है वह क्या थी। अब यहाँ से निष्कर्ष के रूप में हम निकाल सकते हैं, इसे हम इस जीवनी का निष्कर्ष भी बोल सकते हैं कि उनके जीवन की क्या बातें हैं। वो नैतिकता पर आधारित व्यवस्था चाहते थे। उनका आधार था समाज में नैतिकता की स्थापना करना, नैतिकता के आधार पर व्यवस्थित व्यवस्था बनाना। और वो कहते हैं कि आज के समाज में नैतिकता विलुप्त होती जा रही है। उन्होंने श्रमिक जीवन का अनुभव प्राप्त किया था। ठीक है, जब वे अमेरिका गए थे वहाँ पे वे श्रमिकों से मिले थे और श्रमिक जीवन का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था। श्रमिक जीवन ही उन्हें साम्यवादी की ओर ले जाता है। ठीक है, अब आते हैं जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला समाजवाद, जिसे वे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। दूसरा है लोकतंत्र, जिसे वे दल विहीन लोकतंत्र भी कहते हैं। और तीसरा है समग्र क्रांति। और ये तीनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले समाजवाद को, फिर दल विहीन लोकतंत्र और फिर समग्र क्रांति। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो प्रोवाइड जो की गई है एम एन रॉय के मौलिक मानववाद को नहीं देखा है, रेडिकल ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन रॉय, तो आप आई बटन, ऊपर में आई बटन पे शो हो रहा होगा, आई बटन को आप क्लिक करें, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। या आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थाट्स के प्लेलिस्ट में। ठीक है, और भी सारी वीडियो को देखने के लिए आप शिक्षा कॉर्नर में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप जिस भी कॉलेज के अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।